नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम में बिहार बिहान में। जी हाँ, आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये जो वक्त होता है ना, इस पूरी सृष्टि की सबसे जो ज़हीन चीज़ है वो ये वक्त है। और ये वक्त कहता है कि मैं फिर ना आऊँगा, मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हें हंसाऊंगा या तुम्हें रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को वापस नहीं ला पाऊंगा। जी हाँ, ये बहुत ही सटीक बात है, क्योंकि अभी जो वक्त गुजर रहा है, हम कितनी भी कोशिश कर लिए वक्त वापस लौटकर हमारे साथ ये पल ये क्षण नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने समय के महत्व को समझें, हम इस बात को जानें, इस बात को समझें कि अभी जो वक्त है हमारे लिए सबसे बेहतरीन समय है कुछ भी अच्छा करने का। और ख़ासकर दर्शकों, अगर मैं बात करूँ सुबह की, तो जो सुबह का वक्त होता है ना, वो सबसे सकारात्मक जो माहौल उस वक्त जो होता है, वो सबसे सकारात्मक माहौल सुबह के वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त हम बिल्कुल तरोताज़ा होते हैं, नई आशाओं के साथ अपनी आंखें खोलते हैं और अपने इष्ट को नमन करते हुए अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बात हुई सकारात्मकता की, यानी सकारात्मकता से मेरा तात्पर्य होता है सुविचारों की। अगर आप जितने अच्छे विचारों के सानिध्य में रहेंगे, उन विचारों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, आपका जीवन उतना ही सरल सुगम होगा और अपने जीवन में आप निश्चित तौर पर बहुत ही सफल होंगे। तो चलिए देखते हैं दर्शकों, आज का विचार क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अशोक कुमार गुप्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। धन्यवाद। सबसे पहले आप सबों को नमस्ते करता हूं, और आपने इस योग मुझे समझा कि आपने इस प्रोग्राम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी चीज़ें अपने व्यक्तित्व में हैं, समेटे हुए हैं आप एक लेखक भी हैं, समाज में लगातार सेवा भावना के साथ जुड़े रहते हैं लोगों से, और साथ ही साथ आप एक डॉक्टर भी हैं। ये तीन चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपके डॉक्टरी पेशे पे आना चाहेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि वो एक ऐसा पेशा है जब चारों तरफ की जो आशा है निराशा में तब्दील हो रही होती है, तब डॉक्टर्स आके हमारा हाथ थाम लेते हैं और हमें आशा की तरफ वापस लेकर चलते हैं। आपका एज अ रेडियोलॉजिस्ट, आप एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, तमाम तरह के लोग परेशानी लेकर के आते होंगे आपके पास कि आपकी एक रिपोर्ट उनका भविष्य तय करती है। आप जो उस रिपोर्ट में आता है वो एक भविष्य। कितना मुश्किल होता है सारी चीज़ों को देखना समझना एक रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर। रेडियोलॉजिस्ट के रूप में पेशेंट जब भी आते हैं, तकलीफ़ में ही ज़्यादातर पेशेंट आते हैं। कभी कभी कोई अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से साल में 2 साल में जांच करवाते हैं, लेकिन जो भी जांच करवाते हैं उनका जब निदान होता है और उनको ये पता लगता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, तो उनके चेहरे पे एक असीमित रेखाएं आती है। या कभी कभी उनको कहीं डायग्नोसिस में गलत चीज़ उनके दिमाग में आ गई कि ये बीमारी आपको है, और ये बीमारी आपको दुविधाजनक स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के डॉक्टरों के यहाँ जब मरीज आता है, तो मरीज ये लेके आता है कि मैं यहाँ से डायग्नोसिस लेके जाऊँगा। लेकिन जब हम डॉक्टर उसे प्रश्नवाचक चिन्ह में घेर देते हैं, तो ये उसकी दुविधा और डबल हो जाती है, ये बीमारी मुझे है या नहीं है। और विशेष करके मरीज़ तब जब आता है कि 2-4 पुर्जा लेके, पुराना एक्सरे का रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेके आता है, तब उसे लगता है कि उसकी डायग्नोसिस गलत हुई और वो बिल्कुल ठीक है, तो उसकी जो प्रसन्नता होती है वो पैसे से नहीं आंकी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य है, जो अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो वो सबसे बड़ी पूंजी होती है हमारी। आपसे हम ये यहाँ पे जानना चाहेंगे, ये तो हो गया कि एज ए रेडियोलॉजिस्ट आप क्या महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम सरल शब्दों में, आसान शब्दों में आपसे जानना चाहें कि ये जो अल्ट्रासाउंड होता है, ये जिसको हम सोनोग्राफी कहते हैं, वो है क्या, और ये कैसे आप जो तकनीक है इसकी वो क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में नहीं जानते, उन्हें लगता है कि एक क्रीम लगा दिया जाता है और एक मशीन होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले जितने भी चिकित्सक हैं, किसी भी विशेषज्ञता को प्राप्त करें, या जो भी डिग्री उनके पास हो, दक्षता हो उनके पास, लेकिन सबसे पहले वो डॉक्टर है। सबसे पहले वो आदमी है, उसके बाद डॉक्टर है, और उस विधा का वो मास्टर है।
उसने जब मास्टरी उसने प्राप्त की है तो उस विधा के विषय में उसकी जानकारी है और सहज शब्दों में मरीज के दुख दर्द को वो हंसा के उसको विदा करता है। यही उसकी सबसे बड़ी पारिश्रमिक है। अल्ट्रासोनोग्राफी के विषय में यही समझिए कि एक रे होती है जो बॉडी में प्रोड्यूस करती है साउंड के रूप में, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो रे आती है जिसको हम स्क्रीन पे देख के हम ये समझते हैं कि वहाँ से जो वेव आ रहा है उस वेव को रेज को देख के हम पता करते हैं कि उसके पास क्या बीमारी है या उसके नॉर्मल ऑर्गन बिल्कुल ठीक है या नहीं है, ये चीज़ पता करता है। ये तो इसकी ये जो टेक्निक है ये बहुत ही खूबसूरत कभी कभी हो जाती है, क्योंकि जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है उस वक्त जब वो जाती है वहाँ पे तो एक अलग सी खुशी होती है। जब बच्चे के दिल की धड़कनें सुनी जाती हैं वो एक अलग सी अनुभूति, अलग सी खुशी होती है। आपसे हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत जटिल परेशानी होती है किसी व्यक्ति के साथ में, कई बार अल्ट्रासाउंड में भी बहुत क्लियर रिपोर्ट नहीं आ पाता है, उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर क्लियर रिपोर्ट नहीं आता है तो उस पेशेंट का सबसे पहला काम है कि दूसरे स्पेशलिस्ट के यहाँ जाए और वो अपनी डायग्नोसिस को करावे। अगर दो जगह एक ही रिपोर्ट आता है तब तो वो संतोष कर ले कि मेरी ये चीज़ है या नहीं है। विशेष करके मेरे जीवन में भी एक घटना घटी। बख्तियारपुर के ममता होटल के पास में एक पेट्रोल पंप है, उनके बच्चे को तो 2 अल्ट्रासोनोग्राफी ने डायग्नोसिस किया कि इनके बच्चे मरे हुए हैं। वो निराश होकर मेरे पास आया, मैंने देखा कि उसका हार्ट चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हुई और जब उनके बच्चे हुए तो उनका जो खुशी और ये आई, तो ऐसे स्थिति में हमें कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी धड़कन नहीं आती है तो मुझे वेट करना चाहिए। कभी कभी ब्लाइटेड ओवम, बच्चा प्रेग्नेंट हुई माताएं लेकिन बच्चा उसमें का ग्रोथ नहीं आया तो हम 8 सप्ताह तक वेट करें। ये नहीं कि उसको मिस्ड एबॉर्शन कर दें, उसको ब्लाइटेड ओवम कर दें और उसको कंपेल कर दें एबॉर्शन करवाने के लिए। हमारा डॉक्टर का पहला कर्तव्य है कि किसी गर्भवती माँ के गोद में स्वस्थ बच्चा, विकलांग नहीं स्वस्थ बच्चा दें। ये परमात्मा की असीम कृपा है, उसके हम लोग माध्यम हैं। हम लोग कुछ नहीं करते, माध्यम है। तो मुझे ये लगता है कि जीवन में कभी हम लोग भी अपनी रिपोर्ट को, कभी हमसे भी कोई रिपोर्ट अगर गलत होती है तो मुझे शर्मिंदगी का महसूस होता है, और अगर अच्छा करते हैं तो मुझे खुशी होती है। और पेशेंट के चेहरे की खुशी से बढ़ के कोई डायग्नोसिस नहीं है, कोई रुपया नहीं है। जी बिल्कुल। आपने कहा कि एक जो रेज है, जो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट करके जो इमेज क्रिएट होता है स्क्रीन पे, आप उससे अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे सिटी स्कैन की, तो सिटी स्कैन अभी कोविड का फेज हमने झेला, हमने फर्स्ट वेव झेला, हमने सेकेंड वेव झेला है। हमने देखा कि लोग जब लंग्स की क्या अभी स्थिति है उसको देखने के लिए बार बार सिटी स्कैन कराए जाते थे। ऐसे में कई रिपोर्ट्स, कई मैसेजेस जो थे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे कि बार बार सिटी स्कैन नहीं कराना चाहिए, इससे आपको नुकसान होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप उस पेशे से जुड़े हुए हैं, इस बात में कितनी सत्यता है और क्या कुछ गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी? ये सिटी स्कैन के संबंध में मैं 2 ही चीज़ बताऊँगा। कोविड सबसे ज़्यादा संक्रमित लंग्स को किया है, और लंग्स में पल्मोलॉजिस्ट क्या डिसाइड करते हैं ये डिसाइड होता है। सोनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो तो करने वाले हैं, ओपिनियन किनको देना है, क्या करना है। लेकिन बीइंग ए डॉक्टर मैं विस्तार में तो नहीं बता सकता हूँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि ये प्योरली पल्मोलॉजिस्ट, लंग के विशेषज्ञ जो हैं और जो सिटी स्कैन वाले हैं, सिटी स्कैन वाले के यहाँ अगर भेजते हैं तो उनको करना पड़ेगा, उनका कंपल्सन है। वो ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आप मत कराइए बार बार, ये उनका कंपल्सन है। पल्मोलॉजिस्ट को डिसाइड करना है कि मुझे 1 स्कैन से काम चलेगा, 3 स्कैन से, या डेली स्कैन करना पड़ेगा, ये उनकी चीज़ होती है। लेकिन पहले मरीज का लाइफ है, सेकेंड में डायग्नोसिस है। पहले उसके जीवन को बचाने के लिए हम कितना कम से कम एक्सपोजर दें। हर एक्सपोजर खराब है, सिटी स्कैन का हो, एक्सरे का हो, तो जो भी है, तो
हम एक्सपोजर कितना कम में मेरा गुजारा हो जाए, कितने कम में हम मरीज का कल्याण कर दें, ये पल्मोनोलॉजिस्ट को सोचना है। और वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है रादर देन की सीटी स्कैन करने। रेडियोलॉजी के जो फील्ड है वो कहते हैं कि उसको दो फील्ड में बांटा गया है। एक का नाम है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और एक का नाम है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। दोनों के बीच में क्या अंतर है? डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हम डायग्नोसिस करके पेशेंट को छोड़ देते हैं, हम उनके किसी बीमारी का उपचार नहीं कर सकते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम इंटरवेंशन करके, हम तौर तरीके अपना के, प्रोसीड्योर करके, कोई अप्लायंसेस लगा के हम पेशेंट को के बीमारी से निदान दिलवाते हैं। डायग्नोसिस करते हैं जो जानकारी होती है, और निदान इसमें है कि पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे आदर्श जो रेडियोलॉजी में मेरे आदर्श रहे, और प्रोफेसर HR यादव जिन्होंने मुझे MD में गाइड किया, पढ़ाया और छोटी छोटी सी तकनीकी बातों को सिखाया। जैसे एक घटना मैं बताता हूँ मेरे टीचर के विषय में। कुछ प्रोफेसर उनसे दिखाने के लिए आया करते थे। एक बार एक पेशेंट का 40 वर्ष से टीबी का इलाज चल रहा था, और वो पेशेंट का पूरा ब्रीफकेस लेके एक्सरे का लेके आए। सर ने देखा टीबी की दवा चल रही है, टीबी की दवा चल रही है। सर ने पहला एक्सरे देखा और लास्ट एक्सरे देखा, बोला कि तो टीबी था ही नहीं, मल्टीसिस्टिक लंग डिजीज था। अच्छा। तो सर जिस तरह से बोलते थे हम लोग को लगता था तांत्रिक कोई बोल रहा है। और डॉक्टर अशोक कुमार गुप्त मेरे ही नाम के मेडिसिन के HOD दरभंगा मेडिकल कॉलेज में थे, एक पेशेंट को लेके आए। बोले कि सर इनकी बीमारी है गला में, वो स्कार पेशेंट वो आए तो उन्होंने कहा कि इसको तो थायराइड का सेकेंडरीज है, लंग में थायराइड की सेकेंडरीज चली गई है। तो उन्होंने कहा, अशोक जी बहुत अच्छे क्लिनिशियन थे, उन्होंने कहा सर हो ही नहीं सकता है, थायराइड उसका नॉर्मल है। बोले नहीं, पेशेंट को लेके आओ। पेशेंट को जब उन्होंने लाया तो देखा स्कार्फ गर्दन में लटका हुआ है, तो थायराइड उसका बढ़ा हुआ है। तो अशोक जी ने उनको प्रणाम किया, कहा कि प्रोफेसर HR यादव को, सर आप प्लेट देख के बीमारी पकड़ते हैं, मरीज देख के भी बीमारी नहीं पकड़ते। तो ऐसे गुरु के साथ काम करने से ये लगा कि नहीं, गुरु वास्तव में गुरु थे, जो अंधकार से निकाले वो गुरु है। दूसरे अल्ट्रासोनोग्राफी के क्षेत्र में मेरे गुरु में मेरे आदर्श डॉक्टर S सुरेश और इंद्राणी सुरेश चेन्नई में है। डॉक्टर S सुरेश की खासियत है वो मात्र MBBS है, जो और उनके छात्र MD MS FRCS MRCP है। तो एक अद्भुत ईश्वरीय देन है। जब उनको बॉम्बे सीखने के लिए गए तो उनके गाइड ने कहा कि तुम अल्ट्रासाउंड करने के लिए सपना देखते हो, और लिफ्ट से जब उतर रहे थे तो रोते हुए उतर रहे थे। उन्होंने प्रण किया लिफ्ट में कि मैं रेडियोलॉजिस्ट सोनोलॉजिस्ट की बाढ़ ला दूंगा इंडिया में। और आज उन्होंने एक ऐसा पहले अपने जीवन का जो अल्ट्रासाउंड किया है और आज जो अल्ट्रासाउंड आज करेंगे, उसका रिकॉर्ड आप चेन्नई में उनके सेंटर में जाकर देख सकते हैं। और उनकी स्टूडियो जो है, उनका डिसेक्शन रूम जो है, मैं भी जब अल्ट्रासोनोग्राफी की ट्रेनिंग में गया तो मुझे कहा गया कि आप तो अल्ट्रासाउंड क्या, आपको एनाटॉमी तो भूल गए होगे, जाओ पहले 15 दिन डिसेक्शन करो। तो मुर्दा जो आते थे, डेड फीटस आते थे, उसको हम लोग किए। मेरे साथ 2 दोस्त थे, अश्विन देशमुख जो ऑस्ट्रेलिया से अल्ट्रासाउंड सीख के आए थे, और नलिन जो अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। आए तो बोले क्या ये सब आलतू फालतू काम करवा रहे हैं सर। और 15 दिन के बाद उनको पता लगा, तो उन दोनों के यही वर्सन था, मैंने तो ना पर्थ में सीखा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ सीखा, और न मैं अहमदाबाद अब आके अल्ट्रासाउंड। सूरज का कहना था कि मैं अल्ट्रासोनोग्राफी की बेसिक ट्रेनिंग देता हूँ, मुझे अल्ट्रासाउंड का ABCD मुझे बताना है, मुझे ये नहीं जानना है कि आप कितने दक्ष हो या नहीं हो। और उनके यहाँ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी देखने का मुझे मौका मिला, और वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जैसे कोरियनिक वीनस सैम्पलिंग बता रहे थे कि एक तो होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, जिसमें सिर्फ डॉक्टर्स को रिपोर्ट तैयार करके, जो रेडियोलॉजी के डॉक्टर उनको सिर्फ रिपोर्ट तैयार करके जो रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स हैं उनको देना होता है। एक होता है इंटरवेंशनल, आप उसके बारे में हमें बता रहे थे, हम चाहेंगे कि इसे आप जारी रखें। जी, डायग्नोस्टिक में हम केवल डायग्नोसिस करके ट्रीटिंग क्लिनिशियन के भेज देते हैं, वो अपना इलाज करते हैं। लेकिन डायग्नोस्टिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम उनके बीमारी को, जो क्लिनिशियन है यदि वो दक्ष है और रेडियोलॉजिस्ट के साथ, सोनोलॉजिस्ट के साथ या CT स्कैन MRI के साथ दक्ष है, तो वो आके ऑन टेबल अपना काम करते हैं। या रेडियोलॉजिस्ट सोनोलॉजिस्ट को ही
अपना फ्री दे देते हैं कि आप अपना कर दो। जैसे फेफड़े से पानी, जैसे मैं एक्सरे में आप देखती हैं कि एक्सरे में कि फेफड़े में पानी आ गया, तो ये इसको कौन करेगा? इसको दूसरा डॉक्टर निकालेगा या जांच कराएगा और फिर उसकी दवा चलेगी। लेकिन आप रेडियोलॉजिस्ट को, आप सोनोलॉजिस्ट को कह देते हैं कि आप फेफड़े से पानी निकाल दीजिए, पेट से पानी निकाल दीजिए, तो वो अपना निकाल के आपको सैंपल दे देता है। पेशेंट को रेमेडी इमीडिएट ऑन टेबल रेमेडी होता है। जैसे डॉक्टर एस सुरेश जो मेरे टीचर रहे हैं चेन्नई में, मेरा सौभाग्य है कि एशिया फेम के डॉक्टर के साथ मुझे और मेरी पत्नी डॉक्टर रंजना सिन्हा को काम करने का मौका मिला। तो एस सुरेश और इंद्राणी सुरेश दोनों पति पत्नी, उन लोगों के यहाँ केवल उन्हें एक्सरे देखना नहीं आता, उन्हें सीटी स्कैन नहीं देखना आता है, केवल अल्ट्रासाउंड। उसमें भी इतनी विभाग बटी हुई थी, प्रोस्टेट कोई कर रहा है तो केवल प्रोस्टेट कर रहा है, कोई इको कर रहा है तो केवल इको कर रहा है, कोई मैंने एक ऑर्गन को कर रहा है। ये साउथ में देखेंगे, मैं साउथ के बिहारी होने के बावजूद साउथ के विषय में एडमायर हूँ कि हम व्यापार करते हैं, हम पेशा करते हैं, साउथ में डॉक्टरी में पूजा करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। उन लोग पेशे में जो भी हो, हमारे ही पेशेंट वहाँ जाके ज़्यादातर हमारे नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा लोग साउथ में इलाज कराते हैं। लेकिन सच्ची बात है कि मरीजों के प्रति जो हमदर्दी है हम लोगों के पास भी, हम बिहारियों के पास भी, नॉर्थ इंडियन के पास है, लेकिन जो उन लोगों की लगन है वो जानने के बाद ही पता चला, सुनने से नहीं पता चलता। बिल्कुल बिल्कुल। और एक डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो ये कि वो मरीज से कितना जल्दी जुड़ाव बनाता है, जुड़ाव अपने डॉक्टरी पेशे के ज़रिए, ताकि वो उसकी समस्या का निदान हो सके, उसकी बीमारी जो है, उसकी परेशानी जो उसकी वो ख़त्म हो सके। आप इतने समय तक, लगभग 4 दशक से आप जुड़े हुए, इस दौरान आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जो आपको अचंभित कर दिए होंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि कहीं से बहुत ऐसी रिपोर्ट लेकर आया है कि शायद हो सकता है कि कोई संभावना ही ना हो ठीक होने की, लेकिन आपने जब देखा हो तो अचानक से लगा होगा कि यहाँ तो कुछ ऐसा था ही नहीं, रिपोर्ट गलत है। क्या कोई ऐसा वाक्य है? हम चाहेंगे कि आप हमें ज़रूर बताएं। मद्रास में मैंने जितना दिन ढाई महीने की ट्रेनिंग ली, मैंने वहाँ पर एस्केरियोसिस, राउंड वर्म मैंने नहीं देखा, मैंने राउंड वर्म सीबीडी के अंदर नहीं देखा। यहाँ आया, डॉक्टर राजू सर्जन थे, उनका केस आया मेरे यहाँ अल्ट्रासाउंड करने के लिए, मैंने कैलकुलस डायग्नोसिस किया। और जब डॉक्टर राजू ने ऑपरेशन किया तो उसमें सीबीडी से राउंड वर्म निकला, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी दक्षता में कहीं न कहीं कोई कमी है। और उसके बाद मैं एस्केरियोसिस इतना पकड़ने लगा कि वहाँ के बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर एम.एन. राय कहते थे कि जितनी डायग्नोसिस आप एस्केरियोसिस का करते हो कोई नहीं करता है। तो ये अपनी गलती अगर हमें सुधारने का मौका मिल जाता है तो उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। ये राजू किसी को नहीं, मैं टीवी पे बोल रहा हूँ, मुझे प्रसन्नता होती है कि मेरी गलती पर कोई पिन पॉइंट करते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र लाल एक सर्जन है, वो जब मैं गॉल ब्लैडर का मुश्किल से 2 या 3 साल के बच्चे का डायग्नोसिस किया था, स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, डॉक्टर शैलेंद्र लाल उसका ऑपरेशन किए और ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर और सरसों के दाने के इतना स्टोन भेजे और उन्होंने कहा कि सर मैं आपके डायग्नोसिस का सैल्यूट करता हूँ। तो मुझे बहुत बेहद प्रसन्नता हुई। और डॉक्टर एम.एन. राय, डॉक्टर प्रमिला श्रीवास्तव, डॉक्टर ए.के. चौधरी, डॉक्टर मेहरिया, ये सब ऐसे डॉक्टर थे, डॉक्टर बी चौधरी, डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, डॉक्टर एस.बी.पी. शर्मा, ये सब ऐसे डॉक्टर थे जो हर समय मुझे केवल मरीज ही नहीं दिए, मुझे हर समय शिक्षा भी दी है। सबसे बड़ी क्रिटिक तो मेरी पत्नी है। जब ओटी में मुझे बुलाती है और कहती है ये डायग्नोसिस आपने किया है, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे और दक्षता होनी चाहिए। तो मेरी पत्नी डॉक्टर रंजना गायनकोलॉजिस्ट है, अल्ट्रासाउंड की भी दक्ष है, वो जब बताती है। और डॉक्टर एस सुरेश कहते हैं एक्सीडेंटल हेमरेज हम लोगों से कभी कभी डायग्नोसिस में मिस होता है, और एक्सीडेंटल हेमरेज का जब ओटी में बुला के केस दिखाती है तो लगता है कि कभी कोई छोटी सी भी गलती होती है तो कभी चूकती नहीं है। डॉक्टर एम.एन. राय की थी, कभी कभी उनकी डायग्नोसिस हमसे गलत होती थी तो अपने डॉक्टर को कहते थे गुप्ता जी को थोड़ा अलर्ट कर दीजिए। और जब मेरी डायग्नोसिस सही निकलती थी, सर की डायग्नोसिस के से ज़्यादा बेहतर, तब सर हमको फ़ोन करके कहते थे अशोक जी बधाई हो, आपने डायग्नोसिस किया। मैं ए.के. चौधरी जी का, डॉक्टर मेहरिया का एडमायर हूँ, जिन्होंने मुझे तराशने में मुझे तौला है तराजू पे।
बेशक बेशक आपको तराशने में आपके आसपास जो लोग होते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, और तराशा तब जाता है जब आप क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं कि आप यहाँ पे सुधार करने की कोशिश करें। बेशक ये बहुत ज़रूरी होता है। आप एक डॉक्टर हैं, इसके इतर आपका साहित्य से बहुत जुड़ाव है, आप समाज में भी लगातार सेवा भावना के साथ लोगों से जुड़े हुए हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि साहित्य से आपका जुड़ाव कैसे हुआ और किस तरह के साहित्य में आपकी अभिरुचि स्थापित हुई? मेरे पिताजी मैं बचपन में मेरे पिताजी 5 वर्ष की उम्र में मर गए थे। मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी, मुश्किल से चिट्ठी लिख पाते थे। मेरे छोटे पिताजी का सहारा मिला जनकलाल गुप्त जी का, और उन्होंने मुझे बेहतर इंसान बनाने के लिए हर कोशिश की। और उस शहर में जब मुझसे पूछे कि तुम क्या बनना चाहते हो, मेरे पिताजी पेप्टिक अल्सर से मर चुके थे, तो मुझे ये प्रेरणा आई कि काश मैं डॉक्टर बनता तो मैं अपने मेरे बाप के शरीर के लोगों को मैं बचा पाता। तो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, एक बेहतर डॉक्टर बनूं, समाज के गरीब लोगों का सेवा कर सकूं, ज़रूरतमंद लोगों का सेवा कर सकूं। इस तहत मैं एक डॉक्टर बनने के लिए संकल्पित था। जब छोटे पिताजी मुझसे पूछे कि तुम क्या बनना चाहते हो, 9th क्लास में मैं बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें प्रश्रय देता हूँ, तुम बनो। और जब मैट्रिकुलेशन में संयोग से मेरे स्कूल से कभी कोई फर्स्ट डिवीज़न नहीं गए थे, मेरे बैच में हम ही 2 फर्स्ट डिवीज़न आए, तो सबको निगाह आई कि कहीं न कहीं कुछ इसमें अच्छाई है। गार्जियन की भी ध्यान आई कि नहीं चलो ये लड़का अच्छा करेगा, तो हर तरह से मुझे मदद हुई। जब मेडिकल कॉलेज में आया और डॉक्टर प्रोफेसर जगदीश प्रसाद समस्तीपुर कॉलेज के केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो मुझे पढ़ाया करते थे, और उनके यहाँ डॉक्टरों की खान बनती थी, जहाँ डॉक्टर का तैयारी कराया जाता था। तो मुझे भी प्रेरणा था कि यहाँ से पढ़ के लड़के जब डॉक्टर बनते तो मैं भी क्यों नहीं बनूँगा। तो जब मेरा एडमिशन नालंदा मेडिकल कॉलेज में करवाया गया, तो मेरे पिताजी को जब रैगिंग मेरी हुई तो मेरे पिताजी को लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगा लड़का कुछ, तो पिताजी ने कहा तुम्हारा एडमिशन नहीं कराएंगे, तुम चलो बैक हो। लेकिन मेरे जीजा जी एडवोकेट देवकीनंदन प्रसाद थे, वो बोले ये सब 1-2 दिन चलता है, कुछ दिन में शांत हो जाएगा, पढ़ेगा। तो मेरा एडमिशन हुआ। तो एडमिशन के बाद पंडित रामनारायण शास्त्री आर्य समाज के उद्भट विद्वान और स्पीकर, इंटरनेशनल स्पीकर के तरह थे, और प्रकाशवीर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी और रामनारायण शास्त्री जी की वक्तृत्व शैली का भारत मुरीद है, उनका सानिध्य मिला। जब मेरे पिताजी बोले कि इसको मैं आपके अंदर दे रहा हूँ, तो मेरे पिताजी को उन्होंने एक ही बात बोला कि गया में, मुजफ्फरपुर में कहीं भी एडमिशन कराते थे डॉक्टर बन जाता, मैं पटना में एडमिशन कराए, मेरे अंडर रहेगा, मैं इसे इंसान बनाऊंगा। उसे पूरा कर लेता है, उसके बाद उसे अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, अपने समाज से जुड़े जो रिश्ते हैं, समाज से जुड़े हुए जो संबंध हैं, उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे भी हम भारतवासी हैं और हम इस पूरे विश्व को, कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम इस पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ऐसे में हम हमारे समाज के लिए हमारा जो योगदान है, हमारा जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन अब बखूबी कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे किस तरीके से आप इसका निर्वहन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक जो भी मेरे जीवन में एक्सरे या अल्ट्रासाउंड आता है, मैं ईमानदारी से मैं कोई दबाव नहीं, जीवन में पैसे कमाने के लिए कई दबाव आए, लेकिन आउटराइट रिजेक्ट, ये मेरे संस्कार में आर्य समाज का कहीं न कहीं, और चरित्रवान लोगों का मेरे गुरु होने का मुझे नाज है कि जीवन के जिस क्षेत्र में मैं गया मुझे चरित्रवान गुरु मिले। एक बार ऐसी जगह पे मैं फंस गया था जहाँ मुझे डिग्री नहीं मिलती, और लेकिन परमात्मा ने वहाँ से फिर हमको ट्रांसफ़र करा के दूसरी जगह, दूसरे चरित्रवान गुरु के अंडर में भेज दिया। तो जीवन के ऐसे आयाम आए, लेकिन आर्य समाज और चरित्र, जो भी आज मेरे में ईमानदारी है, वो मेरे आर्य समाज का देन है, मेरे माँ बाप का देन है, मेरे परवरिश का देन है। और जो भी अगर मुझ में कोई खामियां होंगी तो वो मेरा पेशागत खामी होगी। सबसे बड़ी बात कि पंडित रामनारायण शास्त्री, जीवन के दौर में पंडित रामनारायण शास्त्री का मिलना, श्रीश चंद्र गुप्त अबकारी दारोगा होते हुए उनका मिलना, ये 2 गार्जियन मेरे पटना में रहे। मंगतू राम जी शीर्षस्थ आय सर्जन हैं, जो मेरे गार्जियन रहे। डॉक्टर दुखन राम मेरे गार्जियन रहे। तो मैं बचपन से जब भी देखा तो मुझे में एक प्रेरणा थी कि मेरे गांव से 2 और मेरे, एक मौसेरे भाई डॉक्टर शंकर साहू, एक डॉक्टर रामविलास राय जी,
हम तीनों एक ही कॉलेज से पास की। गांव में एक इच्छा हुई कि मैं गांव के लिए, समाज, गांव के लिए कुछ करें। डॉक्टर बनना तो बड़ी बात नहीं है, कमाएंगे खाएंगे। गांव के लिए जब बना तो गांव में आई कैंप लगा। दुर्भाग्य से हम तीनों में किसी को आई के प्रति लगाव नहीं था, तीनों मेडिसिन सर्जरी से रिलेटेड थे। लेकिन आई का कैंप लगाए, उत्साह में कैंप लगाए, 33 मरीज का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर मंगतू राम जी और डॉक्टर आरपी गुप्ता दोनों जाके मेरे गांव में ऑपरेशन किए। सब मरीज के ऑपरेशन हुआ। ड्रेसिंग की जब बात हुई, हम तीनों के हाथ फूलने लगे। ड्रेसिंग कौन करेगा? मुंह लटकाए हुए दुखी मन से बेगूसराय गया और डॉक्टर केडीएन अग्रवाल सलाखा पुरुष बेगूसराय के थे, वो उनके यहाँ जब गया तो बोले कहाँ आए हो? तो मैं बोला कि इस तरह से आई का ऑपरेशन मंगतू राम जी कर दिए हैं, लेकिन ड्रेसिंग करना हम लोग जानते नहीं, कैसे ड्रेसिंग होगा। मुझे लगा पहले तो डांट फटकार लगेगी, पहले तो वो पिता तुल्य कहे कि तुम बैठो तुम पर, और बिस्किट और चाय उन्होंने तीनों के लिए मंगाया और कहा कि कोई जीवन में कमाने के बाद समाज सेवा की भूत सवार होती है, तुम तीनों को समाज सेवा की भूत कमाने के पहले कैसे शुरू हो गए? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और डॉक्टर परमानंद चौधरी को लेके वो आए और मेरे सारे मरीजों का ड्रेसिंग किए। हम तीनों का पीठ थपथपाए। जब मैंने उनके लिए पेट्रोल का पैसा देने लगा तो बोले कि बेटा एक छोटी सी आहुति मेरे तरफ से स्वीकार करो, समझ गए। और हाई स्कूल जहाँ से हम तीनों पढ़े थे उस स्कूल में हम कैंप लगाए। तो ये हौसला 17 साल तक आई कैंप लगाया और सैकड़ों हजार के आसपास मरीजों को नेत्र की ज्योति मिली, जिसमें 3 आदमी का बहुत बड़ा रोल है, डॉक्टर मंगतू राम जी का, डॉक्टर आरपी गुप्ता जी का और मेरे मित्र डॉक्टर ए.के. राय का बहुत बड़ा योगदान है। ए.के. राय ने आके एक मित्रवत पूरा आई सर्जरी की और जितने लोगों की रोशनी उठी। कई मरीज जब दूसरे जगह जाते थे, आँख का मरीज दिखाते थे पोस्ट ऑपरेटिव में, तो कहती थी मेरी मौसी लोग या चाची लोग कहती थी कि मेरा बेटा, वो ए.के. राय को अशोक कहती थी, तो डॉक्टर कहते थे कि नहीं बहुत अच्छी सर्जरी की है। तो बहुत सुन के अच्छा लगता है कि मेरे मित्र, मेरे गुरु की सर्जरी और केडीएन अग्रवाल जी का और डॉक्टर परमानंद चौधरी जी का सहयोग ने ये अविस्मरणीय है। जाहिर तौर पर ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा काम आपकी तरफ से किया जा रहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एज अ एक्सपर्ट, रेडियोलॉजी के एक्सपर्ट है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट पहले से ही रेडियोलॉजी की तरफ है। इसमें क्या संभावनाएं हैं करियर को लेकर के? और अगर कोई बच्चा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में जा रहा है तो उसे विशेष किस तरीके से अपना माइंड मेकअप करना चाहिए कि वो एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट बनकर उभरे? अभी तो जो कंपटीशन हो गई है मैडम नीट के थ्रू, कितना भी अच्छा लड़का हो, जब तक वो ऊपर रैंकिंग में नहीं आएगा उसकी चॉइस और मेडिकल कॉलेज को अपने मन से नहीं मिलेगी। जब वो आ जाता है तो डिग्री तो कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन दक्ष आदमी के यहाँ ही ली जा सकती है। आज भारत में कई इतने अच्छे सेंटर हैं, उन सेंटरों में जाके उनको दक्षता, और कुछ दिन तक वो शुरू से ही सोच लें कि मुझे रेडियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बनना है, तब वो जाके उस मिशन में जाएंगे और बिहार और इंडिया के अब्रॉड भी जाके उन्हें पहले अपनी दक्षता के लिए, उदाहरण के तौर पे यहाँ बिहार में डॉक्टर राजन चौधरी, उदय कृष्ण दोनों सिरमौर हैं। राजन चौधरी के यहाँ लोग आके 2-2, 3-3 साल तक खटते हैं, काम करते हैं ममता चौधरी, राजन चौधरी के यहाँ, और दक्षता जब उनको प्राप्त होती है वो अपना सेंटर खोलते हैं। तो राजन चौधरी मेरे उम्र में छोटे होते हुए भी जीवन के हर दौर में उन्होंने हमको बताया है, सिखाया है। आज भी मैं कभी फंसता हूँ तो मरीज रेफर करता हूँ या खुद आके उनसे सीखता हूँ। बिल्कुल। चलिए, ये तो प्रोफेशनल बातें हो गई, लेकिन कुछ किताबें आप लेकर आए थे जब आप इस कार्यक्रम में आए थे, हम चाहेंगे उन किताबों का जिक्र आप ज़रूर करें। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर के विषय में मैडम बात हो रही है, तो राजेंद्र राजन 15 साल तक विधायक रहे, 15 साल तक विधायक रहे, और वो विधायक ही नहीं रहे, सबसे बड़ा काम साहित्य के प्रति एक राजनेता का जो लगाव होता है। कभी मैं आपको आमंत्रित करूंगा पूरे स्टूडियो वालों को कि कभी गोदरगांवा जो गांव है वहां आए, और राजेंद्र राजन ने विप्लवी पुस्तकालय के साथ जो प्रेक्षागृह बनाए हैं, आपको प्रसन्नता होगी। गांव में भी इस तरह का सपना, उनके आदर्श डॉक्टर पी गुप्ता, सहवाल गुप्ता के पिताजी रहे थे,
और उन पर उन्होंने लिखा है। एक डॉक्टर को आप लोग ये समझती होंगी कि डॉक्टर केवल डॉक्टरी करता है, मरीज से पैसा लेता है या कम लेता है या छोड़ता है, लेकिन डॉक्टर एक जीवन के बहुयामी रूप में कितने काम करते हैं। मैं एक पुस्तक आपको भेंट कर रहा हूँ, वह पुस्तक मैडम आप पढ़ेंगे, और ये राजेंद्र राजन की लिखी पी गुप्ता की ज़िंदगी है। और एक डॉक्टर केवल डॉक्टरी नहीं करता है, वो डॉक्टर के साथ साथ अपने जीवन में के विभिन्न आयामों का, पी गुप्ता हम लोग के आदर्श है। आज मेडिकल प्रोफेशन में बेगूसराय जहाँ है उसकी नींव में कहीं न कहीं पी गुप्ता है। पी गुप्ता और सलाखा पुरुष, अनूपलाल चौधरी, टिकेडियन अग्रवाल, मल्लिक साहब, ये सब रहे हैं। जाहिर तौर पर आप जिनके सानिध्य में आगे बढ़ते हैं, जिनको आप प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं, उनका बहुत ही कहते हैं उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप आपके व्यक्तित्व में दिखती है। और ये भी कहा गया है कि आप अगर एक अच्छा उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और सीखने की प्रक्रिया जो है, हम हर मनुष्य के अंदर सीखने की प्रक्रिया अगर जीवन काल तक अगर जारी रखेगी तो जाहिर तौर पर हम एक बहुत अच्छे इंसान के तौर पर समाज में उभर पाएंगे। हम आपसे चाहेंगे कि आप बिहार बिहान चूँकि अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से अपने भाव जो है, अपने जो संदेश हैं वो ज़रूर आप व्यक्त करें। मैं यही कहूँगा कि इंसान को जिस भी फील्ड में रहे, सबसे पहले उसका ईमानदारी, दूसरा मानवीय संवेदना। यदि कोई मरीज़ आया है, जीवन के दौर में कहीं कोई मरीज़ आया है, उसके पास पैसे कम है या नहीं है, तो उसे दुत्कार के नहीं भगाना चाहिए, उसे उसकी सेवा करनी चाहिए। और सब चीज़ दुनिया में पैसे से नहीं होता है। जब मैं आई कैंप लगाता था, जब मेरी बेटी एमडी में आई में कम्पीट की सुरभि, तो लोगों ने कहा कि तुमको भगवान ने बोनस में दिया है। आज मेरी बेटी एमबीबीएस की, एमडी की, डीएनबी कर ली है। लेकिन दक्षता के लिए मैं कहता हूँ कि बेटी, दिल्ली में जितना भी तुम काम सीखना, उसके पति निपुण उसके पति हैं, वो भी आई में है, लेडी हार्डिंग में है, मेरी बेटी यूसीएमएस में है दिल्ली में। लेकिन मैं कहा दक्षता प्राप्त करने के लिए साउथ दक्षता प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। दक्षता प्राप्त करना, जो आप दक्ष होगे, ईमानदार होगे, मानवीय संवेदना हो, तो आपको कोई दुनिया में बालू पे पैर के निशान टिकते नहीं हैं, पत्थर पे पैर के निशान हटते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और दक्षता अगर आपके अंदर आती है, वो दक्षता तभी आती है जब जो सीखने की प्रक्रिया है लगातार आप उसे आत्मसात करते रहते हैं। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत की हमसे, इतनी अच्छी जानकारी दी हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे आज के मेहमान ने हमें बताया कि अगर आप किसी भी पेशे में हैं, अगर आप ईमानदारी से उस पेशे में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपका एक नाम होता है। दर्शकों, आप तो जानते ही हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, तो फटाफट से आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।